रेरा के अंदर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की एंट्री और इसका फ्यूचर इंपैक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज के इस इंपॉर्टेंट एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े जजमेंट के बारे में जो ना सिर्फ आईबीसी बल्कि रेरा फ्रेमवर्क को भी बदल सकता है। ये फैसला रियल एस्टेट की दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा भूकंप लाने वाला है। 12 सितंबर 2025 को आए मानसी बरार फर्नांडिस केस में जजमेंट जो आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उससे लगता है कि रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की अलग से कैटेगरी बन सकती है। आज मैं इस पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस मिलते रहें, आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रेरा का करंट फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा। रेरा एक्ट में 3 बड़ी पार्टीज हैं, अलॉटी यानी खरीदार, रियल एस्टेट एजेंट यानी ब्रोकर, और बिल्डर यानी डेवलपर। सेक्शन 2D के अनुसार अलॉटी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे प्लॉट या अपार्टमेंट अलॉट किया गया है, बेचा गया है या बुक किया गया है। आज तक रेरा में सभी प्रॉपर्टी बायर्स को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, चाहे आप जेन्युइन होम बायर्स हो या फिर रेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हो, सबको सेम प्रोटेक्शन मिलता है सेक्शन 18 के अंडर। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं लेकिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ये सब चेंज हो सकता है। कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि यूनिफॉर्म रेरा रूल्स बनाने के लिए कंसल्टेशन करनी चाहिए सभी स्टेट्स के साथ में। सुप्रीम कोर्ट की रेरा को डायरेक्शन मिली है। जी हां, कोर्ट ने रेरा अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी हैं। हर रेरा में कम से कम एक लीगल एक्सपर्ट या कंज्यूमर एडवोकेट होना चाहिए जिसे रियल एस्टेट फील्ड में प्रूवन एक्सपर्टीज हो। रेरा मॉडल एग्रीमेंट में डेविएशन को स्पेकुलेशन इंडिकेटर माना गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बिल्डर्स अपने एग्रीमेंट्स में एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे रेरा मॉडल एग्रीमेंट फॉलो करने के लिए। नेसेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 70% फंड एस्क्रो अकाउंट में रखना मैंडेटरी कर दिया गया है। यह रूल ऑलरेडी रेरा में था, लेकिन अब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब रेरा में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कैटेगरी की पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं। मेरे एनालिसिस के अनुसार आने वाले टाइम में रेरा फ्रेमवर्क में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की अलग कैटेगरी ऐड हो सकती है। इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेरा मॉडल एग्रीमेंट में सिग्निफिकेंट डेविएशन को स्पेकुलेशन का साइन माना है, और यह इंडिकेट करता है कि रेरा को भी इस क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा रीजन यह है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि यूनिफॉर्म रेरा रूल्स बनाने चाहिए, ये अक्रॉस स्टेट्स के अंदर। इसमें स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की डेफिनेशन और ट्रीटमेंट भी शामिल हो सकती है। तीसरा रीजन यह है कि कोर्ट ने कहा है रेरा अथॉरिटीज को मोर लीगल एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर एडवोकेट्स के साथ स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है। अब फ्यूचर में रेरा फ्रेमवर्क में पॉसिबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर रेरा में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की कैटेगरी ऐड होती है तो सेवरल चेंजेस आ सकते हैं। अलॉटी की डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन हो सकता है। जेन्युइन होम बायर्स और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर के रूप में सब कैटेगरीज बन सकती हैं। जेन्युइन होम बायर्स को फुल प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 18 के अंडर, रिफंड विद इंटरेस्ट और कंपनसेशन। लेकिन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर को लिमिटेड प्रोटेक्शन मिल सकता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न या रिड्यूस इंटरेस्ट रेट के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकती है। बायर्स को क्लियर इंटेंट एस्टैब्लिश करना होगा कि वे पोजीशन के लिए बाय कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए। सेकंड, प्रॉपर्टी और रेंटल इन्वेस्टमेंट का डिलेमा, यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, अगर कोई व्यक्ति दूसरी प्रॉपर्टी खरीदता है रेंटल इनकम के लिए, तो क्या
वह स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हो जाएगा रेरा में भी। कोर्ट ने मल्टीपल यूनिट परचेज को स्पेकुलेशन का इंडिकेटर माना है। ये बहुत अनफेयर है क्योंकि रेंटल इन्वेस्टमेंट का लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है ये। टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सभी अपनी अपनी रिटायरमेंट के लिए रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, लेकिन अब ये सब रिस्क में हो सकता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जो फ्लैट बाय करते थे रेंटल इनकम के लिए, अब वे रेरा में भी लिमिटेड प्रोटेक्शन पा सकते हैं। यह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं डिस्करेज भी कर सकता है। बिल्डर्स को मिलने वाला नया एडवांटेज, मैं तो कहूंगा तोहफा। जी हां, तोहफा क्यों? क्योंकि अगर रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कैटेगरी आ जाती है तो बिल्डर्स के लिए बड़ा एडवांटेज होगा। वो इजीली प्रूव कर सकेंगे कि बायर स्पेकुलेटिव है और इसे अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर पाएंगे। वो बिल्डर्स को सिर्फ ये दिखाना होगा कि बायर्स का एग्रीमेंट रेरा मॉडल एग्रीमेंट से डेविएट करता है, या बायर्स ने मल्टीपल यूनिट्स बुक किए हैं, या कोई बायबैक क्लॉज है। इससे बिल्डर पेनल्टी देने से बायर को बच पाएगा। ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा बायर्स पे कि ये प्रूव करने का कि वह जेन्युइन बायर है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बायर्स के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती कई बार, और लीगल डेफिनेशंस को भी कई बार वो समझ नहीं पाते। अब स्टेट वाइज वेरिएशंस की प्रॉब्लम की बात करते हैं। करंटली हर स्टेट्स का अपना रेरा रूल है। कुछ स्टेट्स में डिटेल रूल्स हैं, कुछ में बेसिक है। अगर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर क्लासिफिकेशन ऐड होती है तो ये वेरिएशन और बढ़ जाएगा। हरियाणा रेरा के रूल्स अलग हैं, महाराष्ट्र के अलग हैं और यूपी के अलग हैं। अब स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। ये लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा। सेम टाइप का ट्रांजैक्शन एक स्टेट में जेन्युइन माना जा सकता है और दूसरे स्टेट में स्पेकुलेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के चैलेंजेस बताता हूं। रेरा अथॉरिटीज के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। अगर अब स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर क्लासिफिकेशन भी करनी पड़े तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और बढ़ सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करना होगा कि कौन सा बायर जेन्युइन है और कौन सा स्पेकुलेटिव। ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी रेरा के पास। ट्रेनिंग देनी होगी रेरा ऑफिशियल्स को कि कैसे क्लासिफाई करना है बायर्स को। ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। अब डॉक्यूमेंटेशन का नया ट्रैप। अगर रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कैटेगरी आती है तो बायर्स को बहुत केयरफुल रहना होगा डॉक्यूमेंटेशन में। कहीं भी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, रेंटल जैसे वर्ड यूज करने से स्पेकुलेटिव कैटेगरी में आप आ सकते हैं। एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग में लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। हर बायर को ये एडिशनल कॉस्ट है जो मिडिल क्लास को कई बार बहुत चुभता है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बिल्डर्स डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग क्लॉजेस डाल देते हैं एग्रीमेंट में ताकि बाद में बायर्स को स्पेकुलेटिव डिक्लेयर कर सकें। अब एनआरआई इन्वेस्टमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एनआरआई ट्रेडिशनली मल्टीपल प्रॉपर्टी बाय करते हैं इंडिया के अंदर अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक मुंबई में, एक बेंगलोर में और एक एनसीआर में। लेकिन अगर रेरा में मल्टीपल यूनिट परचेज को स्पेकुलेशन माना गया तो एनआरआई इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो सकती है। एनआरआईज को लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलेगा और इवन रेरा में भी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा, जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे साइन नहीं देगा। ओवरसीज बायर को लोकल लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज समझने में प्रॉब्लम होगी, वे अवॉइड करेंगे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को। चलिए अब बताता हूं सीनियर सिटीजन की स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में। 65 से ऊपर बायर्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी, और अगर रेरा में भी ये क्लासिफिकेशन आती है तो रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब ये सस्पिशियस एक्टिविटी मानी जा सकती है। सीनियर सिटीजन के पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन होते हैं। एफडीज में 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड 3 to 4% मिलता है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन अब ये ऑप्शन भी रिस्क में है। एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चनेबल है, जो सिर्फ एज के बेसिस पे एक्स्ट्रा स्क्रूटनी अनफेयर है। अब आपको मिडिल क्लास पर डबल ट्रबल बताता हूं। मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर पेरेंट्स के लिए या चिल्ड्रंस के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी बाय करती है। अगर ये स्पेकुलेशन माना जाए तो मिडिल क्लास की बिगेस्ट एसेट क्लास रिस्क में आ सकती है। ईएमआई
प्लस रेंट का डबल बर्डन पहले से ही है डिलेड पोजीशन की वजह से। अगर रेरा प्रोटेक्शन भी रिड्यूस हो गया तो मिडिल क्लास कंप्लीटली बेसहारा हो सकता है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं मिडिल क्लास के पास, जैसे कि स्टॉक मार्केट रिस्की ऑलरेडी, गोल्ड एक्सपेंसिव है, एफडीज में रिटर्न्स लो हैं, प्रॉपर्टी ही सेफ इन्वेस्टमेंट लगती है और इसमें इमोशंस भी जुड़े होते हैं। लेकिन अब यह भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर पर सेक्टर वाइड इंपैक्ट, ये अब आपको मैक्रो लेवल पे समझाता हूं। अगर रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कैटेगरी आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में स्पेशली सिर्फ जेन्युइन बायर्स के पैसे से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की जरूरत भी पड़ती है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। ये बात सही है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज के कारण प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में लोग अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब गलत है। लोगों को मेंटल सिक्योरिटी के लिए भी, कई बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और इस कंडीशन में लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकती है। इस सेक्टर के अंदर बैंक भी कॉशियस हो जाएंगे फाइनेंसिंग में, क्योंकि अब रिकवरी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर करंटली जीडीपी का 6-7% कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट का टारगेट है 12 to 15% तक लेके जाना, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुई तो ये टारगेट अचीव करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा नजर आने लगा। तो चलिए अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट शिफ्ट की बात करते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे रेंटल इनकम के लिए स्पेशली, अब वे लोग स्टॉक मार्केट, गोल्ड, कमर्शियल रियल एस्टेट में शिफ्ट हो भी सकते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में पैसा निकालकर अदर एसेट क्लास में जा सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड भी बढ़ सकती है क्योंकि लोग सेफ ऑप्शंस प्रेफर करेंगे लीगल कॉम्प्लिकेशन की बजाय। अब लीगल कॉम्प्लेक्सिटी का फोरम शॉपिंग बताता हूं। अगर रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर क्लासिफिकेशन आ जाती है तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी। अब 3 फोरम्स हैं, आईबीसी, रेरा और कंज्यूमर कोर्ट, और हर फोरम में डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। फोरम शॉपिंग होगी, बायर्स ट्राई करेंगे कि उस फोरम में जाएं जहां उन्हें बेटर ट्रीटमेंट मिल सकती है, लेकिन बिल्डर्स भी अपने डिफेंस में फोरम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर करेंगे। डिफरेंट जजमेंट, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करेंगे स्पेकुलेशन की स्पेशली। कोई स्ट्रिक्ट होगा, कोई लीनियंट होगा, ये लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। अब यूनिफॉर्म रूल्स की नीड लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि यूनिफॉर्म रेरा रूल्स बनाने के लिए ये गुड इंटेंशन है, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी कई बार नजर आते हैं। दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो वो भी नजर आते हैं। रियल एस्टेट स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट की अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपने लोकल कंडीशंस हैं। यूनिफॉर्म रूल्स बनाना पॉलिटिकली भी डिफिकल्ट है। स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी लूज नहीं करना चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट्स को फोर्स नहीं कर सकती कंप्लीटली यूनिफॉर्म रूल्स एक्सेप्ट करने के लिए। मॉडल एग्रीमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये आप समझिए। रेरा मॉडल एग्रीमेंट अभी भी इवॉल्विंग स्टेज पर है कई स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ में बेसिक है। अगर इसी को स्टैंडर्ड मान लिया जाए स्पेकुलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए तो मुझे लगता है ये अनफेयर हो सकता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो मॉडल एग्रीमेंट को कवर नहीं कर पाती है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, मेंटेनेंस, डिपॉजिट, क्लब फैसिलिटी, ये सब लेजिटिमेट है, लेकिन मॉडल एग्रीमेंट में डिटेल में नहीं होते। बिल्डर्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग टर्म्स मॉडिफाई करने के लिए। कंप्लीट रिजिडिटी भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की जरूरत आपको बताता हूं। अगर रेरा में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर क्लासिफिकेशन आ जाती है तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जरूरी होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी होगी बायर्स के ट्रांजैक्शन की। एआई और मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये एक्सपेंसिव और टेक्निकल एक्सपर्टीज इसके लिए चाहिए। करंटली रेरा अथॉरिटीज के पास अभी पूरी तरह तो ये नजर नहीं आती। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। बायर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉनिटर करनी होगी जो प्राइवेसी राइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल कंपैरिजन और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूं। दूसरे कंट्रीज में भी सिमिलर इश्यूज हैं स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सिंगापुर में एडिशनल बायर स्टैम्प ड्यूटी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। कनाडा में फॉरेन बायर टैक्स है, लेकिन वहां
क्लियर डेफिनेशन है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इंडिया में अभी भी वेग डेफिनेशन है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन लोकल कंडीशंस को भी कंसीडर करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और रिकमेंडेशंस बताता हूं। मेरी सलाह यह है कि अगर रेरा में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कैटेगरी आती है तो क्लियर थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करने चाहिए। कितनी प्रॉपर्टीज का जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न रिजनेबल है। एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना चाहिए। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। रेंटल इन्वेस्टमेंट को लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये स्पेकुलेशन नहीं है बल्कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। स्टेट वाइज फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए अब फ्यूचर रोड मैप और टाइमलाइन आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइमलाइन दिया है यूनिफॉर्म रूल्स के लिए कंसल्टेशन करने का। इसमें स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर क्लासिफिकेशन का फ्रेमवर्क भी इंक्लूड हो सकता है। रेरा अथॉरिटी को ट्रेनिंग देनी होगी नए क्लासिफिकेशन हैंडल करने के लिए। ये 1-2 साल का प्रोसेस भी लग सकता है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए। ये भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए कि रेंटल इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को गाइडेंस इशू करने चाहिए। स्टेट्स को भी कोऑपरेशन करना चाहिए यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाने के लिए। पॉलिटिकल विल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रेरा काउंसिल को एक्टिवेट करना चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट फार रीचिंग इंप्लीकेशन रखता है, सिर्फ आईबीसी के लिए नहीं बल्कि रेरा के लिए भी। अगर रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कैटेगरी आ गई तो कंप्लीट रियल एस्टेट इकोसिस्टम चेंज हो सकता है। ये चेंज इनविटेबल लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी है यूनिफॉर्म रूल्स के लिए और रेरा अथॉरिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्लियर डेफिनेशन चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जेन्युइन इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है अगर उनका इंटेंट क्लियर है पोजीशन लेने का, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में केयरफुल रहना होगा। रेंटल इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि यह लेजिटिमेट बिजनेस है। गवर्नमेंट को क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए इसके लिए। रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बैलेंस्ड बनाना होगा। स्पेकुलेशन कंट्रोल करने और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट इंकरेज करने के बीच में आने वाले महीनों में देखना होगा गवर्नमेंट कैसे इन डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करती है। रेरा में चेंजेस होंगे तो बायर्स और इन्वेस्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एनालिसिस? अगर एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।